हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक जैन, एग्जामपुर परिवार में आपका स्वागत करता हूं। हमें कलम से क्रांति। तो बच्चों, आज हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। जितने भी 4-5 सालों में फिजिक्स से क्वेश्चंस आए हैं, सारे के सारे आज ही कवर करेंगे। ठीक है। तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये एनटीपीसी 16 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए, चम्मच का पानी में मुड़ा हुआ प्रतीत होना किसका उदाहरण है। अ स्पून विच सीम्स टिल्टेड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण, प्रकीर्णन। चम्मच का पानी में मुड़ा हुआ प्रतीत होना किसका उदाहरण है। चम्मच पानी में मुड़ी हुई नजर आती है, कोई भी छड़ पानी में मुड़ी हुई नजर आती है, किसका उदाहरण है ये। अपवर्तन का उदाहरण है, रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। 1000 बार कहीं कर चुके हैं हम क्वेश्चन ये वाला, है ना। आज मैं ना हैंडमेड क्वेश्चन से बनाए, एरर की, मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है ना। चलो, हाथों से लिखे हुए हैं क्वेश्चंस पूरे। ये एनटीपीसी में पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड में 16 मार्च को क्वेश्चन। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन है मैडम क्यूरी, हेनरी बैक्यूरल, पास्कल या आइंस्टीन। रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी थी। हेनरी बैक्यूरल ने करी थी। यदि आपसे पूछता आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी खोज किसने करी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी खोज किसने करी, यानी कृत्रिम रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी, तो फिर आंसर होता मैडम क्यूरी। सिर्फ रेडियो धर्मिता पूछा है तो आंसर होगा क्या, बैक्यूरल। मैडम क्यूरी से लेकर 2-3 सवाल और पूछता है मैडम क्यूरी से रिलेटेड, कि ऐसा कौन है जिसको एक से ज़्यादा क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है। वो है मैडम क्यूरी। 1903 में इन्हें फिजिक्स के लिए मिला था, 1911 में इन्हें केमिस्ट्री के लिए मिला था। तो मैडम क्यूरी इकलौती ऐसी शख्सियत है, इकलौती ऐसी महिला है जिन्हें एक से ज़्यादा क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला। एक 1903 में, एक 1911 में। मैडम क्यूरी से 2-3 सवाल और बनते हैं कि रेडियम की खोज किसने करी। रेडियम की खोज भी किसने करी थी, मैडम क्यूरी ने करी थी। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो एनटीपीसी का क्वेश्चन है। शुद्ध जल का हिमांक बिंदु कितना होता है। अब देखो, आसान है क्वेश्चन, मुश्किल है क्वेश्चन, मुझे नहीं पता। आप मुझे ये मत कहना कि सर आसान क्वेश्चन हैं। देखो भाई, जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। और मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करा। 4-5 सालों में जितने भी फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे मैंने इस पीडीएफ में डालने की कोशिश करी है। तो जिसने क्लास को लाइक नहीं करा वो लाइक कर सकते हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। तो काफ़ी टाइम लग गया हाथ से लिखने में, तो यार 1 लाख तो बनता है या नहीं। चलो, शुद्ध जल का हिमांक बिंदु कितना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज। शुद्ध जल का हिमांक बिंदु, यानी जो शुद्ध पानी होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू होता है। आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू होता है। कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है शुद्ध पानी का, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर पानी ठोस और द्रव अवस्था दोनों में पाया जाता है। वो तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पानी बर्फ में भी पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी पानी की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
एक वर्ष में प्रकाश डैश किलोमीटर की दूरी तय करता है। लाइट कैन ट्रैवल डैश किलोमीटर इन अ ईयर। एक वर्ष में प्रकाश कितने किलोमीटर चलता है? भाई आपने पढ़ा होगा, एक वर्ष में प्रकाश कितने किलोमीटर चलता है? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। एक वर्ष में प्रकाश जितने किलोमीटर चलता है उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं उसको, कहते कि नहीं कहते? 1 लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। इसको अगर किलोमीटर में बदलना चाहता हूं तो 10⁻3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 से ये कटेगा, यह आ जाएगा 10⁻12 किलोमीटर, है ना। यानी ऐसा कह सकता हूं मैं, एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं? 9.467 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, है ना। क्या लिखा मैंने? 9.467 इंटू 10⁻12 किलोमीटर लिखा मैंने, है ना। इतना मेरा आंसर आ गया। अब ये बताइए, 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? अच्छा, एक और बात, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 9.467 को अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर लिख सकता हूँ मैं, लगभग 10 के बराबर लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ। अच्छा, अब देखो ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन बिलियन और ट्रिलियन में दे रखे। 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं, है ना। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, फर्स्ट और सेकंड। तो आंसर होगा क्या? सीओडी में से कौन सा ऑप्शन होगा कि भाई एक वर्ष में प्रकाश डैश किलोमीटर की दूरी तय करता है। हमने देखा कि भाई एक प्रकाश वर्ष में 10 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं, यानी 1 ट्रिलियन में, आपको पता है 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? 12 जीरो होते हैं, 12 जीरो। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10⁻12 को 10 ट्रिलियन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, है ना। तो एक वर्ष में प्रकाश 10 ट्रिलियन किलोमीटर चलता है ना। एक बार क्या हुआ, क्या नाम है उसका, संबित पात्रा का अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा, एक बार कह रहा था कन्हैया कुमार के सामने कि हम पता नहीं 2024 तक हम इतने ट्रिलियन डॉलर्स वापस लेके आएंगे। तो कन्हैया कुमार ने पूछ लिया कि संबित भैया 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? तो उसे जीरो नहीं पता थे, तो उसका काफ़ी मजाक बनाता, शायद आपने देखी होगी वो वीडियो। तो आपको पता होना चाहिए 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? 12 जीरो होते हैं। यानी एक वर्ष में प्रकाश कितने किलोमीटर चलता है? 10 ट्रिलियन किलोमीटर चलता है। एनटीपीसी में पूछा गया है, ऑप्शन बिलियन और ट्रिलियन में ही दे रखे थे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 10 ट्रिलियन किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, कोई निकाय डैश सिद्धांत के कारण तैरता है। ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ड्यू टू डैश प्रिंसिपल। भाई जो तैरने का नियम था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन था, वो आर्किमिडीज नाम के व्यक्ति ने दिया था। उसने बताया था कोई चीज कब तैरती है कब डूबती है। आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि जैसे पानी है, कोई वस्तु पानी में जब डूबेगी, जब उसका घनत्व, वस्तु का घनत्व पानी से ज्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। यदि कोई वस्तु पानी में तैर रही है, ये पानी है और ये वस्तु तैर रही है ऊपर, तो जब तैरेगी, जब वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा, किससे कम होगा? पानी से कम होगा, तो वस्तु तैरेगी। यानी जो तैरने का नियम था वो आर्किमिडीज ने दिया, यानी आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण कोई निकाय या कोई वस्तु तैरती है। ये एनटीपीसी 28 अप्रैल को पूछा गया है, ठीक है, एनटीपीसी में। तो हम जितने भी एनटीपीसी में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे हम कवर करेंगे,
और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा अपना। सापेक्षता का सिद्धांत डैश में दिया गया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज गिवन इन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? आइंस्टीन ने दी थी। आइंस्टीन ने दी थी। कौन से सन में दी थी, कौन से साल में दी थी? 1905 में दी थी। साल भी आपको याद होना चाहिए। आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है ना, 1905। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ये 17 जनवरी 2017 में पूछा गया है। बारिश की बूंद गोल होती है क्यों? रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू। ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, दाब या श्यैनता। बारिश की बूंद गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, सभी को पता होगा, 1000 बार आपने पढ़ रखा होगा इधर उधर से। जब हम प्रॉपर्टी दो मैटर पढ़ेंगे, पदार्थ की विशेषताएं पढ़ेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे ये सरफेस टेंशन क्या होता है, केशिकत्व क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, श्यैनता क्या होता है, जब हम डिस्कस ये करेंगे डिटेल में। ठीक है, तब तक के लिए आंसर क्या होगा इसका? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। चलो अगला क्वेश्चन। वायुमंडल की किस परत के कारण रेडियो संप्रेषण संभव हो पाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल? वायुमंडल की किस परत के कारण रेडियो संप्रेषण संभव हो पाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल? कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको क्लास में, जब हम वेव्स पढ़ते हैं, वेव नाम के चैप्टर में एक्सप्लेन करता हूं ये, कि जो आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर के कारण ही जो रेडियो संप्रेषण होता है, रेडियो कम्युनिकेशन होता है, पॉसिबल हो पाता है। थोड़ा समझ लेते हैं कैसे, है ना। यहाँ लिखने की जगह नहीं है तो बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे चलते हैं, वहाँ पर पेज छोड़ रखा है मैंने काफ़ी, है ना। चलो समझा देता हूँ मैं। रेडियो संप्रेषण आयनोस्फेयर में कैसे पॉसिबल हो पाता है? देखो, आप जानते जो वायुमंडल होता है, ये हमारी पृथ्वी की जमीन है। क्या ये जमीन है? जो वायुमंडल होता है उसको अपने 5 परतों में बांट रखा है। जो सबसे नीचे वाली परत है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। यानी शोभमंडल, है ना। जो इसके ऊपर है वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर है मध्यमंडल यानी मेसोस्फेयर। इसके ऊपर है आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल। है ना। इसके ऊपर है एक्सोस्फेयर। खैर हम आयन मंडल की बात करेंगे आयनोस्फेयर में। देखो, जो हमने सैटेलाइट छोड़े होते हैं ना, जो हमने उपग्रह छोड़े होते हैं, वो आयन मंडल में होता है, आयन मंडल में, है ना। अब आप मोबाइल पे बात कर पाते हो। कैसे कर पाते हो? देखो, जैसे ट्रोपोस्फेयर में हम रहते हैं, सभी को पता है हम कहाँ रहते हैं, सौरमंडल में रहते हैं जी, है ना। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको। सौरमंडल में रहते हैं, ठीक है, सौरमंडल में रहते हैं हम सब। तो जैसे इस व्यक्ति के पास फोन है ना, मान लो नोकिया का फोन है इस व्यक्ति के पास, मैं लग नहीं रहा, मान लो फोन। इस व्यक्ति के पास भी क्या है, एक फोन है ना। मान लो ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों व्यक्ति क्या हैं, दोस्त हैं आपस में। ये दोनों व्यक्ति क्या हैं, दोस्त हैं आपस में। इस व्यक्ति ने क्या करा, इस व्यक्ति को फोन मिलाना चाह रहा है, तो इसने फोन मिलाया। जो फोन से जो रेडियो तरंग निकलती हैं, मोबाइल में कौन सी तरंगें इस्तेमाल होती हैं, रेडियो तरंगें इस्तेमाल होती हैं। तो पहले वो कहाँ जाएंगी, इस उपग्रह के पास जाएंगी जो आयन मंडल में होगा, है ना।
आयन मंडल से टकराकर ये जो रेडियो तरंग होगी ये इस वाले फोन के पास आएंगी, जिस वाले फोन को ये मिलाना चाह रहा था, जिस वाले व्यक्ति के फोन को ये मिलाना चाह रहा था। तो आप देख रहे हो जो रेडियो कम्युनिकेशन है, जो रेडियो संप्रेषण है, वो कौन सी परत के कारण संभव हो पा रहा है? आयन मंडल के कारण संभव हो पा रहा है, क्योंकि जो रेडियो तरंग है वो आयन मंडल से टकराकर वापस आ रही है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो रेडियो संप्रेषण है वायुमंडल की किस परत के कारण संभव हो पाता है? आयन मंडल के कारण, यानी आयनोस्फेयर के कारण ही संभव हो पाता है। चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं वापस। है ना, तो आंसर होगा इसका, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। वायुमंडल की किस परत के कारण रेडियो संप्रेषण संभव हो पाता है? आंसर होगा आयनोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल? आयन मंडल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यदि वस्तु की चाल वायु में ध्वनि की चाल से ज्यादा हो तो उस वस्तु को डैश कहते हैं। इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। भाई वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वस्तु की चाल 332 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? मान लो कोई कार है, उसकी जो स्पीड है 332 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है, तो उस कार को क्या कह सकते हैं हम? प्राध्वनित कार, यानी सुपरसोनिक कार। आप जानते हो हमने ऐसे एरोप्लेन्स, ऐसे मिसाइल्स बना रखे हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है, उनको हम कहते हैं सुपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक क्या होती है? भाई ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति, जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, उन्हें कहते हैं हम अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें कहते हैं इंफ्रासोनिक, यानी अपश्रव्य। सुपरसोनिक होता है, स्पीड के साथ काम करता है, जिन वस्तुओं की स्पीड ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है, मतलब वायु में ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है, या ऐसा कह लो 332 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है, उन्हें कहते हैं प्राध्वनित, यानी सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर तो होगा सुपरसोनिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इनसेट टूई डैश से प्रक्षेपित किया गया। इनसेट टूई वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम, कहां से छोड़ा गया था इसको? इनसेट टूई भाई फ्रेंच गुइना से इनसेट टूई को छोड़ा गया था। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर क्या है? ये है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। क्या होता है यहां पर? यहां से सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, यहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं। व्हीलर आइलैंड से मिसाइल छोड़े जाते हैं, मिसाइल का टेस्ट होता है यहां पर, मिसाइल्स का टेस्ट होता है। एक बात ध्यान रखना, व्हीलर आइलैंड का नाम बदलकर अब एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। ठीक है ना, व्हीलर आइलैंड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया है, या ऐसे कह लो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर मिसाइल्स का टेस्ट होता है। ठीक है ना। इनसेट टूई को कहां से छोड़ा गया था, कहां से प्रक्षेपित किया गया था? फ्रेंच गुइना से प्रक्षेपित किया गया। चलो अगला क्वेश्चन। ये एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं हूबहू आपके सामने ही है। आसान है, मुश्किल है, वो आप देखो, आपकी तैयारी बताएगी कि क्वेश्चन आपके आसान है कि मुश्किल है। भाई जिसको क्वेश्चंस आते होंगे उसके लिए आसान है ना, जिसको नहीं आते होंगे उसके लिए मुश्किल है। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आते होंगे
समझ जाना, आपकी तैयारी उतनी ही ज़्यादा बढ़िया है, फिजिक्स की तैयारी उतनी ज़्यादा बढ़िया है। हीरा डैश के कारण चमकता है, डायमंड स्पार्कल्स ड्यू टू। ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या वर्ण विक्षेपण। जो हीरा है सदा के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर चमकता है, के कारण चमकता है। कैसे चमकता है क्लास में मैं समझा चुका हूं आपको। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है 29 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 में। डैश सूर्य की घातक पराबैंगनी तरंग को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। क्या रोकता है? सूर्य की जो यूवी रेज हैं पृथ्वी पर पहुंचने से कौन रोकता है? डैश प्रिवेंट द सन्स हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। हम जानते हैं जो यूवी रेज है पृथ्वी पर पहुंचने से कौन रोकता है? भाई ओजोन लेयर रोकती है, इतना सभी जानते हैं। जो यूवी रेज हैं वो ओजोन लेयर के कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। ओजोन है ना, O3 होता है इसका फॉर्मूला। ओजोन परत कहां पर होती है? समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन परत कहां पर होती है? समताप मंडल में होते हैं। तो हम एक तरह से यूं कह सकते हैं कि समताप मंडल सूर्य की घातक पराबैंगनी तरंग को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। कैसे रोक पाता है? क्योंकि समताप मंडल के पास क्या भैया, ओजोन है, और ओजोन है तो हम सब जिंदा हैं, ओजोन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। चलो हाँ, देखते हैं क्वेश्चन कौन देख करेगा। जितने भी एनटीपीसी में अब तक क्वेश्चंस कराए गए हैं, मतलब अब तक क्वेश्चन पूछे गए एग्जामिनर ने, सारे के सारे आपके सामने हैं। कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो फिजिक्स का। ठीक है ना। तो आपकी तैयारी आपकी बता देगी कि आपकी तैयारी कितनी है। 1958 में अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह डैश है। डैश वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट दैट वॉज लॉन्च बाय अमेरिका इन 1958। भाई जो अमेरिका के द्वारा सबसे पहला उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम था एक्सप्लोरर्स 1। आंसर होगा इसका एक्सप्लोरर्स 1। जो स्पुतनिक 1 था वो रशिया के द्वारा छोड़ा गया। कब छोड़ा गया था? 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। यानी यूं कह लो कि जो दुनिया का सबसे पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था? स्पुतनिक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है आपसे स्पुतनिक को लेकर कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम बताओ, पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम बताओ, तो वो था स्पुतनिक। क्योंकि आपको पता है अमेरिका और रशिया शुरू से ही अच्छे दोस्त नहीं है अच्छे दोस्त। तो अमेरिका और रशिया एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रशिया अपना पहला सैटेलाइट 1957 में ले आया था, तो अमेरिका कहाँ पीछे हटने वाला था। ठीक उसके एक साल बाद यानी 1958 में अमेरिका ने अपना एक्सप्लोर्स नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है ना। और अपोलो 11 ये कहाँ का सैटेलाइट था? ये भी अमेरिका का सैटेलाइट था, जिससे अमेरिका का रॉकेट था जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखे, है ना। अपोलो 11 ये मिशन था, उसका नाम 1969 में पहुंचा था ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी डैश है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी डैश है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है उसको हम कहते हैं खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं हम? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई।
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना? इतने मीटर होते कि नहीं होते? अब क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर आंसर दे रखा है तो इसको किलोमीटर में बदलोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 3 जीरो को घटा दो इसमें से, 1.496 इंटू 10⁸ मीटर, 8 किलोमीटर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अगर ये डेसिमल को आप आगे पहुंचा देते हो तो यहां पर 8 की जगह यहां पर 7 हो जाएगा, है ना? तो आंसर होगा 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दूध और क्रीम को अलग अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? विच प्रोसेस इज यूज्ड इन डेयरी फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क? क्रीम को दूध में से निकालने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? आप जानते हैं जैसे दूध है इसमें क्रीम भी होगी। दूध क्या एक तरह क्रीम और पानी का मिश्रण ही है। जब हम दूध को भिगोते हैं या दूध से क्रीम निकालते हैं, एक तरह कटर होता है विशेष प्रकार का, इस कटर को हम गोल गोल घुमाते हैं। जब हम इस कटर को गोल गोल घुमाते हैं तो जाहिर सी बात है दूध भी गोल गोल घूमने लगता है। तो जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमती है उस पर एक अपकेंद्रीय बल लगता है। तो अपकेंद्रीय बल से क्या होता है, क्रीम अलग हो जाती है और छाछ अलग रह जाती है। तो जब हम अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं क्रीम को निकालने के लिए। जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम अपकेंद्रीयकरण। अपकेंद्रीयकरण का मतलब होता है अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल का इस्तेमाल करके हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं। तो आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रीयकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 को पूछा गया क्वेश्चन, इनमें से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव? भाई तरंग के बारे में हम क्या जानते हैं? तरंग की वेवलेंथ होती है, हाँ बिल्कुल होती है। तरंग का आयाम होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तरंग की आवृत्ति होती है, बिल्कुल होती है। तरंग का पास माध्यम, ये तो कोई विशेषता नहीं है, ये 3 विशेषता तो होती है। और ये माध्यम ऑप्शन गलत है, ये कोई विशेषता नहीं होती तरंग की, है ना? चलिए, ये तीनों आप क्या होते हैं आप भली भांति जानते हैं। तो 3 विशेषता होते हैं, एक नहीं होती, यानी ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर क्या होता है? द एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कई बार कर रखा हमने क्वेश्चन, एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 को पूछा गया है। पॉजिट्रॉन होता है, इसकी खोज हुई थी 1932 में, एंडरसन नाम के व्यक्ति ने करी थी। एंडरसन नाम के व्यक्ति ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन का एंटीमैटर दिखाई भी दे रहा है आपको? चलो, प्रोटॉन का एंटीमैटर क्या होता है? एंटीमैटर ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, बोसॉन्स की एंटी न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन का एंटीमैटर होता है उसका नाम होता है एंटी प्रोटॉन। इसकी खोज डॉक्टर सैगर और डॉक्टर चैम्बरलिन ने करी थी 1955 में। ठीक है, हमसे तो सिर्फ इतना ही पूछा है, प्रोटॉन का एंटीमैटर क्या होता है? एंटी प्रोटॉन। बोसॉन्स क्या होते हैं? ये गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स, है ना? गोल्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्यों कहते हैं गोल्ड पार्टिकल्स? भाई इसलिए नहीं कहते कि ये भगवान होते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बोसॉन्स
जो पार्टिकल्स होते हैं किसी वस्तु में, जो द्रव्यमान होता है ना, वो बोसॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, कभी डिटेल में बात करेंगे इनकी, वैसे जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा था गोल्ड पार्टिकल किसे कहते हैं, बोसॉन से, बस इतने क्वेश्चन आपके काम का है। बोसॉन्स को कहते हैं गोल्ड पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का एंटीमैटर, एक सेकेंड, न्यूट्रॉन का एंटीमैटर क्या होता है? एंटीमैटर ऑफ न्यूट्रॉन इज पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, बोसॉन्स की एंटी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का एंटीमैटर एंटी न्यूट्रॉन होता है, याद रखना, एंटी न्यूट्रॉन होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी से पूछा गया आपका क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह से प्लायन वेग कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून इज, जो चंद्रमा की सतह से प्लायन वेग होता है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी की सतह से कितना होता है? पृथ्वी की सतह से पूछता तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सूरज की सतह से पूछता तो 42.1 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा से पूछा तो आंसर होगा बी। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, GSAT-18 किस प्रकार का उपग्रह है? याद रखना, जितने भी GSAT सीरीज के उपग्रह होते हैं ये होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, ये कम्युनिकेशन के काम आते हैं। जिसकी सैटेलाइट के आगे GSAT लगाओ ना, GSAT 11, GSAT 13, GSAT 14, GSAT 18, तो ये कम्युनिकेशन के लिए छोड़े जाते हैं, संप्रेषण हेतु छोड़े जाते हैं, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, याद रखना। ठीक है। GSLV की फुल फॉर्म पूछी जाती है। GSLV क्या होते हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं? ऐसे व्हीकल जिससे हम रॉकेट को ऊपर आसमान में छोड़ के आते हैं, या ऐसे रॉकेट्स जिसकी मदद से हम सैटेलाइट्स को आसमान में छोड़ के आते हैं, उन्हें कहते हैं एलवी यानी लॉन्च व्हीकल। जो रॉकेट्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को आसमान में छोड़ के आते हैं उसे कहते हैं GSLV। जो लॉन्च व्हीकल पोलर सैटेलाइट को आसमान में छोड़ के आते हैं उन्हें कहते हैं PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, IRNSS किस प्रकार का उपग्रह है? IRNSS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRNSS की फुल फॉर्म है, N का मतलब होता है नेविगेशन, यानी ये सैटेलाइट किस प्रकार का सैटेलाइट है? नेविगेशन सैटेलाइट है। नेविगेशन सैटेलाइट है। NTPC 19 जनवरी 2017 को पूछा गया था। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, विच लॉन्चर हैज बिकम अ लिगेसी लॉन्चर ऑफ इसरो? कौन सा लॉन्चर इसरो का विरासत लॉन्चर बन गया है? मैंने आपको क्लास में बताई होगी ये बात। इसरो को PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत हासिल है। हम अपने लिए तो सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट लॉन्च करते भी हैं, साथ में और देशों को भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, क्योंकि और देशों को वो सस्ता पड़ जाता है। आपने सुना होगा आज से 2-3 साल पहले हमने अमेरिका के 100 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करे थे एक साथ। कौन से सैटेलाइट थे? वो सारे के सारे पोलर सैटेलाइट थे। तो हमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत हासिल है। तो इस वजह से देखो NTPC ने क्वेश्चन बना रखा है, कौन सा लॉन्चर इसरो का विरासत लॉन्चर बन गया है? भाई मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो सबसे भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशन है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो विरासत लॉन्चर बन गया है।
ठीक है ना। चलो अगला, किस उपकरण से नाक की जांच की जाती है? विच इक्विपमेंट इज यूज टू स्पेक्युलेट नोज? किस उपकरण से की जाती है? राइनोस्कोप से की जाती है। राइनो का मतलब ही होता है नाक। राइनो का मतलब क्या होता है? नाक। स्कोप का मतलब होता है निरीक्षण। तो नाम में ही काम छुपा हुआ है। राइनोस्कोप यानी नाक की निरीक्षण करने वाला उपकरण, ऐसा उपकरण जो नाक का निरीक्षण करने का काम आता हो, तो उसको कहते हैं राइनोस्कोप। यानी राइनोस्कोप से नाक की जांच की जाती है। राइनो से एक और आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा विषाणु है जिससे जुकाम होता है? जुकाम तो नाक में ही होता है। किसी को देखा हाथ में जुकाम हो गया? तो कौन सा वायरस है वो? राइनो वायरस है। राइनो वायरस का नाम राइनो क्यों पड़ा? क्योंकि राइनो का मतलब होता है नाक। नाक का वायरस यानी राइनो वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो इसमें से देख ले। स्टेथोस्कोप क्या करते हैं? दिल की धड़कनें हम चेक करते हैं किससे? स्टेथोस्कोप से, जो डॉक्टर के पास होता है आला। ओडोमीटर क्या बताता है? दूरी बताता है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या बताता है? बीपी बताता है, ब्लड प्रेशर बताता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है? What is the name of the process in which gas directly converts into solid? उस प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन है कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन या डिपोजिशन। क्या नाम है उसका? डिपोजिशन। डिपोजिशन को कहते हैं हम निक्षेपण। क्या कहते हैं हम? निक्षेपण। निक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस बिना लिक्विड में बदले डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ड्राई आइस। ड्राई आइस होती है, क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, गैस होती है। इसको कंप्रेस कर दो तो ये क्या बन जाते हैं? बर्फ बन जाती है। इसको कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं इसे? ड्राई आइस। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बिना लिक्विड में बदले बर्फ में बदल जाती है। इसको कहते हैं ड्राई आइस, है ना। तो आपसे पूछा जाता है शुष्क बर्फ क्या होती है? कुछ नहीं होती, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं शुष्क बर्फ। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? डिपोजिशन कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, है ना। जब ड्राई आइस होती है, जो बर्फ होती है ड्राई, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो आइसक्रीम वाले इस्तेमाल करते हैं, ये पिघलती नहीं है, ये सीधा वाष्प में कन्वर्ट होती है। जब कोई सॉलिड सीधा वाष्प में बदलता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम सब्लिमेशन, उदरपातन। उदरपातन का मतलब ये होता है बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदलना। यहाँ पर जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 सीधा गैस में बदलती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। नैफ्थलीन बॉल भी सब्लिमेशन पर काम करती है। खैर हमें तो ये पूछा गया था ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच गैस इज डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड? आंसर होगा डिपोजिशन। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। प्लूटो की खोज किसने करी? प्लूटो की खोज किसने करी? हु डिस्कवर्ड प्लूटो? प्लूटो की खोज करी थी क्लाइड टॉम्बो ने। प्लूटो की खोज करी, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ये, है ना। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने ऐसे डाल दिए। क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो की खोज करी। NTPC 19 मार्च 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हैली धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? आप जानते हो एक हैली कॉमेट होता है, हैली धूमकेतु, वो हर 75 साल में दिखता है। हर 75 साल में दिखता है।
पिछली बार 1986 को दिखा था, अगली बार 2061 में इसको देखा जाएगा, है ना। क्या पता जब तक हम रहे या ना रहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है ना। हेली कॉमेट 2000 अगली बार 2061 में देखा जाएगा, ठीक है। इसका जो परिक्रमण काल होता है 75 से 76 साल के बीच में होता है। कभी कभी ऑप्शन में 75 लिखा मिलेगा, कभी कभी 76 लिखा मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करके आना है। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगली बार हेली कॉमेट कब दिखेगा, अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखेगा। अभी आपको बताया 2061 में दिखेगा, है ना। जो कमाल की बात, हेली कॉमेट को हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1986 में दिखा था, अगली बार 1961 में दिखेगा, यानी हमारे पैदा होने से पहले दिख चुका था और हमारे मरने के बाद दिखेगा ये, है ना। तो यानी शायद हम कभी देख ही ना पाए। चलो अगला क्वेश्चन, पिछली बार हेली कॉमेट कब दिखा था। भाई ये वही क्वेश्चन है, 1986 में दिखा था, आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब मारो तुक्का। इसमें मैंने जानबूझ के ऑप्शन ही नहीं दिए। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू गिव दिस आंसर। कोस्पार की आधिकारिक मैगजीन का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैगजीन ऑफ कोस्पार। कोस्पार क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। ये एक पत्रिका निकालती है, तो इसकी पत्रिका का नाम क्या है, ऑफिशियल मैगजीन क्या है इसका, स्पेस रिसर्च। जो इसकी मैगजीन निकलती है ना, उस मैगजीन का नाम याद रखना, उस मैगजीन का नाम है एडवांसमेंट इन स्पेस रिसर्च। क्या नाम है, एडवांसमेंट इन स्पेस रिसर्च। नोट कर लेना, ठीक है। नोट भी करने का जब फ़ायदा, जब आप उसको आगे जाके रिवाइज कर पाओ। तो कहीं फेयर में जहाँ पर आप नोट्स बनाते हो फिजिक्स के, कहीं वहाँ पर साइड में लिख लेना, एडवांसमेंट इन स्पेस रिसर्च कोस्पार की आधिकारिक मैगजीन है, ऑफिशियल मैगजीन है, ठीक है। इसमें मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिए। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 19 तारीख को पूछा गया था ये। सिटी स्कैन का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिटी स्कैन। सिटी की फुल फॉर्म क्या होती है, सही कहा आपने, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सिटी की फुल फॉर्म होती है सिटी स्कैन की कंप्यूटेड, सी मतलब कंप्यूटेड, टी मतलब टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी द फुल फॉर्म ऑफ सिटी स्कैन। तो अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताना, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतनी ही बढ़िया आपकी फिजिक्स की तैयारी है। अगर आपकी फिजिक्स की तैयारी बढ़िया है तो अपना मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैथ्स और रीजनिंग है एनटीपीसी वालों के लिए, ठीक है ना। चलो, और क्लास पसंद आई हो तो मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, लाइक कर दीजिए क्लास, है ना। देखो यार, इतनी मेहनत करते हैं, 1 लाइक तो बनता ही है, ये हम वो भी डिजर्व नहीं करते भाई, हाँ ना बोलो भाई। चलो फिर, है ना, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।